हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए पीटी 365 की जो करंट अफेयर्स आई हुई है, जिसमें अभी अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक का करंट अफेयर्स शामिल किया गया है और जिसका ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग कवर करेंगे लेक्चर नंबर 2। हालांकि ये क्लास मॉर्निंग में आनी थी लेकिन नहीं आ पाई किसी वजह से, और इस समय मैंने आपको पोस्ट कर दिया है। कल आपको मॉर्निंग में इकोनॉमिक्स की क्लास मिल जाएगी, क्योंकि पीटी 365 की ऑलरेडी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की भी सीरीज को चला रखा है, जिसमें टोटल 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आपकी 2 क्लास और आएगी इकोनॉमी की, आपकी वो भी खत्म हो जाएगी, और कल्चर की भी हम कोशिश करेंगे कि टोटल 4 से 5 क्लास में कवर हो जाए। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक में जो मेन टॉपिक पढ़े थे वो यहाँ पे थे, मूर्तियां, मंदिर और अन्य स्थापत्य के अंतर्गत ये पूरे संगमेश्वर मंदिर तक पढ़ लिया था। आज हम लोग कामाख्या मंदिर से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी या फिर मूर्ति कला वगैरह ये सब थोड़े ज्यादा टॉपिक कवर करें, जिससे आप लोगों को कोई बर्डन कम हो और मैक्सिमम टाइम आज फिर रिवाइज कर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक चीज़ों को कवर कर लिया था और आज हम शुरू करेंगे कामाख्या मंदिर से। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी पीडीएफ आपको जो इस तरीके से हाईलाइट की हुई पीडीएफ है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ होती है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल। आप वहाँ पे उसे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आपको हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स की अपडेट देनी, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो पूछते हैं कि सर आपके कोई हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स कैसे मिलेंगे, कैसे नहीं। तो अगर आप यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ, बिहार पीसीएस या फिर अदर स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको प्रीलिम्स के लिए हैंड रिटन कंप्लीट शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। तपस्या शॉर्ट नोट जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए रहेंगे। लक्ष्य बेस्ड शॉर्ट नोट जो आपके मेंस आंसर राइटिंग पेपर 1, 2, 3, 4 के लिए मिलेंगे, और उत्तर प्रदेश स्पेशल पेपर 5 और 6 के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, तपस्या, लक्ष्य भेद, ये दोनों आपके यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग इसी तरीके से यूपी पीसीएस का दे रहे हो तो आपको पेपर 6 भी यहां से मिल जाएगा। कंप्लीट जानकारी आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे ले सकते हैं। तो हमारा टॉपिक शुरू होता है कामाख्या देवी का मंदिर। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, कामाख्या देवी का जो मंदिर है उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। कामाख्या देवी जी का जो मंदिर है ये आपके असम के अंतर्गत आता है। ऐसा माना जाता है कि जब माता शक्तिपीठ का जो शरीर काटा गया था, और मतलब कि राक्षस ने जब काटा, तो उनके जो शरीर के कई सारे पार्ट्स थे, तो उनके में से एक जो उनकी प्राइवेट पार्ट, जिसको हम लोग योनि कहेंगे महिला की, तो वो पार्ट यहाँ पर आकर गिरा था, और इसीलिए इसको योनि मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको महिलाओं की जो मतलब माता जी की जो है वो ऐसा माना जाता है कि एक नए जन्म देने वाली जो शक्ति होती है, क्योंकि ये केवल और केवल हमारे महिला समाज के पास ही केवल शक्ति है कि एक नए बच्चे को जन्म दे सकती है। पुरुष समाज के पास ऐसी शक्ति नहीं है। तो इसी पे आधारित एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें अगर आप देखोगे कि असम के कामाख्या मंदिर में ही अंबुवाची मेले का आयोजन किया था। कई बार ये डायरेक्टली प्रश्न बन जाता है, स्टेट पीसीएस में भी बनता है, यूपीएससी भी मिलान करने के लिए पूछ लेती है कि भैया अंबुवाची मेला कहां पे लगता है। देखिए, ये हर साल मेला आयोजित भी होता है, और देवी कामाख्या, जिसको हम लोग शक्तिपीठ के वार्षिक रजस्वला के उपलक्ष्य में। अब यहाँ पे रजस्वला का मतलब क्या होता है, सामान्यतः पीरियड्स वाली जो बातें हैं, जो मासिक धर्म होता है, इसके आधार पर ये लगाया जाता है। गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी या कामगिरी पहाड़ी पर यह अवस्थित है। देखो, एक नीलांचल पहाड़ी कहते हैं वो अलग है, नीलाचल पहाड़ी की बात है जो कि असम में। अगर मान लो यूपीएससी पूछती है कि भाई ठीक है, अंबुवाची मेला असम में लगता है, लेकिन किस पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। अब यहां पर क्या ना कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आप चाहो तो पढ़ सकते हो। देखो, पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर ट्रेंड एनालिसिस करके पता चलता है कि डीप कहां कहां तक प्रश्न पूछ सकने की संभावना रहती है। अगर हमें लाइन टू लाइन पढ़ना होता तो वो तो आप मुझसे बेहतर पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो आप मुझसे बेहतर भी रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन चीजों को अंडरस्टैंड करके कनेक्टिविटी के साथ पॉइंट टू पॉइंट हमें चीजें कवर करनी है, इसलिए हम केवल मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे अगर आर्ट एंड कल्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्थापत्य कला, किस तरीके से उसकी स्थापना की गई है, तो यहां पे देखोगे ऊपरी बर्मा जो कि ताई प्रवासियों की और बंगाल की पाल शैली मिश्रित होकर अहोम स्थापत्य शैली के रूप में विकसित हुई है। यानी अहोम जो साम्राज्य था, जो असम के अंतर्गत आता था, तो वहां पर बंगाल और ऊपरी बर्मा, इन दोनों की शैलियों का मिश्रण यहां पर देखने को मिलता है। कामाख्या मंदिर वाली जगह पर देवी सती के शरीर का योनि वाला भाग गिरा है, ऐसा माना जाता है कि योनि वाला भाग गिरा है,
और इसलिए यहाँ पर इनकी मूर्ति स्थापना की गई है। यहाँ पर यह भी मानता है कि यहाँ पे तांत्रिक पूजा यानी कि जो सिद्धि होती है, रिद्धि सिद्धि, उसको भी प्राप्त करने के लिए पूजा की जाती है। और यह मंदिर आर्य और अनार्य दोनों समुदायों की मान्यताओं एवं प्रथाओं का केंद्र है। क्योंकि यहां पर देखिए, देवी को आप बाद में माने, अगर देवी की जो शक्ति है, उर्वरा शक्ति जिसे हम कहेंगे, कि कहीं ना कहीं वो एक नए जन्म देने की जो क्षमता है, वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, सभी महिलाओं में होती है। इसीलिए इसको आर्य और अनार्य दोनों ही वर्ग के लोगों ने इसको मान्यता दी है। बात करेंगे जोशी मठ की, बात करेंगे ज्योतिर्मठ की, क्योंकि ये भी बहुत चर्चा में रह चुका है, कुछ दिन पहले भी और करीब 1 साल भी हो रहा होगा, तो उस समय भी ये चर्चा में था। मामला क्या है, देखिए, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है। चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर अब ज्योतिर्मठ, और नैनीताल जिले के कोस्या कुटाली तहसील का नाम बदल के परगना श्री कैची धाम के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आपने परगना के जो श्री कैची धाम देखा होगा, यहाँ पर नैनीताल में है, जो आपने नीम करोरी बाबा का जो है कि टेम्पल के नाम से जाना होगा, तो वो कैंची धाम के अंतर्गत आता है। तो वहां पर भी क्या किया जाएगा, कोस्या कुटोली जो तहसील है उसका नाम बदल के कैंची धाम रखने की बात की गई, और जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ किया जा रहा है। तो ये 2 महत्वपूर्ण चेंज हो रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नैनीताल जिला अलग है, चमोली जिला अलग है। जोशीमठ की बात करेंगे जो ज्योतिर्मठ में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपके चमोली जिले में आएगा, और आपका जो कोस्या कुटोली जिसका नाम बदल के श्री कैची धाम किया जाएगा, ये आपके नैनीताल जिले में आएगा। बात करते हैं ज्योतिर्मठ की। इसकी जो स्थापना की गई थी, तो दार्शनिक थे 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी। इनके द्वारा देश भर में 4 प्रमुख मठों की स्थापना की गई थी। मुख्य रूप से 4 डायरेक्शन में थी। जैसे उत्तर में ज्योतिर्मठ हो गया, या जोशीमठ कह सकते हो, और इसी तरीके से आपका पुरी हो गया पूरब में। इसी तरीके से आप पश्चिम में देखोगे, द्वारका के पास है गुजरात में। इसी प्रकार से साउथ में श्रृंगवेरपुर में। तो इस तरीके से 4 लोकेशन में इन्होंने 4 मठों को स्थापना की थी। हालांकि आदि शंकराचार्य का जो विचार था, यह भी कई बार मिलान करने के लिए आता है। अद्वैत वेदांत दर्शन था। कहने का मतलब हो गया कि वेदों को समझने का तो दर्शन था ही था, साथ ही साथ अद्वैत था। अद्वैत का मतलब होता है कि ये ब्रह्म और जो मनुष्य है, या ब्रह्म और आत्मा, इसको एक ही जीव मानते, अलग नहीं मानते। यानी आत्मा को ब्रह्म यानी कि निराकार या ईश्वर का ही एक प्रकार या एक स्वरूप मानते हैं। जबकि कहीं पे द्वैतवादी जो दर्शन होते हैं, वो ब्रह्म को अलग मानते हैं, आत्मा को अलग मानते हैं, कि आत्मा जो है कि लगातार मोक्ष के लिए प्रयासरत रहती है। लेकिन शंकराचार्य जी का जो मानना था, अद्वैतवादी सिद्धांत, यानी कि जो आत्मा है वो भगवान का ही अंश है, जो हमारे शरीर में पाया जाता है, यानी हमारे अंदर भी भगवान का वास है। ऐसी इनकी मान्यता थी। इसीलिए इनके दर्शन को अद्वैतवादी दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि केवल ब्रह्म ही अंतिम सत्य, ब्रह्म मतलब ईश्वर ही अंतिम सत्य है, और परिवर्तनशील दिखने वाला संसार केवल ब्रह्म की माया है, रचनात्मक ऊर्जा है, और आत्मा यथार्थ रूप से ब्रह्म से अलग नहीं है। कहने का मतलब हो गया कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, प्राणी जगत के लोग हैं, जिनके पास आत्मा है, जिनके शरीर में, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं ब्रह्म का ही एक अंश है। इसका मतलब कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं। अल्टीमेटली सभी को मरना है, सभी जो है कि ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, कोई भी भगवान से अलग नहीं है। तो इसी सिद्धांत को अद्वैतवादी सिद्धांत कहा जाता है, जो इन्होंने दिया था। और आगे हम देख लेते हैं। देखिए, अलगर मंदिर तमिलनाडु का, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन जो हमें लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो थीम बेस्ड होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके कल्चरल हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, तो वहां से प्रश्न बनते हैं। जैसे केसरिया स्तूप की बात करें, अब देखो स्तूप आते ही आप ये देख लो, प्रीवाईक्यू अगर उठाओगे तो बौद्ध और जैन धर्म यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो स्तूप की बात हो रही है, तो इट मींस कि यहाँ पे चर्चा में रहने के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म भी सेंट्रल में आ जाता है। जैसे कि केसरिया स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप होने के साथ साथ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभी तक जैसे आपने सांची स्तूप पढ़ा होगा, सारनाथ का धमेक स्तूप पढ़ा होगा, चौखंडी स्तूप पढ़े होंगे, अलग अलग जो है कि रामाभर स्तूप पढ़े होंगे, अलग अलग जो स्तूप आप पूरे भारत में पढ़ते हो। लेकिन यहां पर आप देखोगे केसरिया स्तूप क्या है, एक तो बौद्ध स्तूप हो गया, यानी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, बौद्ध धर्म से संबंधित। दूसरा, ये विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जा रहा है। इसकी जो उपस्थिति है वो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है। अगर आप इसकी डिजाइन को भी देखोगे ना, तो देखने से ही इमेज में ही लग रहा है कि कितना विशालकाय ये स्तूप है, और जब वास्तविक रूप में जाकर देखोगे तो काफी विशालकाय लगेगा। इसका जो संरचना, हालांकि सभी स्तूप गोलाकार ही हैं, ईंट, मिट्टी और चूने के मोर्टार या चूने पत्थर से बनाया गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिहार में स्थित है, बिहार के पूर्वी चंपारण में। अगर देखा जाए तो इस तरह यह जावा इंडोनेशिया में स्थित जो विश्व धरोहर स्मारक बोरोबुदुर स्तूप से भी ऊंचा है। अभी तक का सबसे जो ऊंचा स्तूप माना जाता है वो बोरोबुदुर स्तूप था, लेकिन अब उससे भी ऊंचा यह स्तूप हमें देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तूप का निर्माण
स्थान की याद में किया गया जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना 22वां उपदेश दिया था। अब यहां से एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था वो कहां दिया था, ऋषिपत्तनम में, या फिर आप उसे सारनाथ भी कह सकते हैं, या फिर आप उसे वाराणसी भी कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। पहला जो इन्होंने उपदेश दिया था दोस्तों वो था आपका धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या था आपका, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो यहां पर कौन सा उपदेश दिया, 22वां उपदेश दिया, और इसी जगह पर उन्होंने अपनी मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण की भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं इतने समय में या इस जगह पे पर्टिकुलर जगह पे इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब यहां पर बात आ जाती है कि महापरिनिर्वाण की, तो आपको पता होना चाहिए मल्ल गणराज्य के अंतर्गत इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी, वर्तमान के कुशीनगर में। और अब आपके सामने एक प्रश्न मैं छोड़ता हूं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कुशीनगर में इनके महापरिनिर्वाण के स्तूप को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपने समझ ली, यहां पे कुछ बेसिक चीजें कि केसरिया स्तूप क्या है, किससे संबंधित है, कौन से धर्म से। क्योंकि देखिए जैन धर्म में भी आपको स्तूप देखने को मिलते हैं और बौद्ध धर्म में भी स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज हो सकता है आपके डिलेमा क्रिएट कर सकती है, दुविधा क्रिएट कर सकती है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है या फिर जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर है। अब यहाँ पे चंद्रवल्ली गुफा परिसर आप देख सकते हो, कोई खास नहीं था। चलते हैं हम लोग मूर्ति कला, चित्रकला और अन्य कला शैलियां, यानी पहला जो हमारा पॉइंट था वो कवर हो चुका है। अब हम लोग आते हैं मूर्ति कला में, जो स्कल्पचर होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं या फिर अन्य अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज की बात करेंगे, जो शास्त्रीय भाषा है। वर्तमान में अभी तक केवल 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषा थी, लेकिन अब नई 5 भाषाओं को और दर्जा दे दिया गया है, तो टोटल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई। दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं, शास्त्रीय भाषा की जो मापदंड होते हैं वो क्या होंगे, वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी नई 5 भाषाएं जोड़ी गई और कौन सी पहले की 6 भाषाएं थी, वो भी आपको याद होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपीएससी यहां से कॉन्सेप्ट पूछेगी, यूपीएससी यहां से क्या करती है, बेसिक फैक्ट को भी पूछती है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि यूपीएससी केवल कॉन्सेप्ट पूछती है, नहीं, कई सारे प्रश्न उसके ऐसे हैं, आप उठाकर देखोगे पीवाईक्यूज, जहां वो 3-4 स्टेटमेंट में 1 से 2 स्टेटमेंट आपके फैक्ट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। जैसे अगर आप देखोगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी जो कि महाराष्ट्र की भाषा है, पाली और प्राकृत जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो सामान्यतः बौद्ध धर्म और जैन धर्म के माध्यम से ज्यादा लोकप्रिय बनाई गई, असमिया जो कि असम से संबंधित है, बंगाली जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है, इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा देने की मंजूरी दे दी गई है। तो कौन कौन सी 5 भाषाएं, मराठी हो गई, पाली हो गई, प्राकृत हो गई, असमिया हो गई, बंगाली हो गई। ये 5 प्रमुख रूप से भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। अगर हम बात करें कि शास्त्रीय भाषा से संबंधित और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो भारत सरकार ने पहली बार 2004 में शास्त्रीय भाषाओं की एक नई श्रेणी शुरू की थी, जिसको हम लोग शास्त्रीय भाषा कहते हैं। तो पहले से ही हमारे भारतीय समाज में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त था, और जो सबसे पहली भाषा थी जिसको जो कल्चरल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था वो था आपकी साउथ इंडिया की तमिल भाषा। 2004 में तमिल को दिया गया, 2005 में आपको संस्कृत को भी दिया गया, तेलुगु और कन्नड़ जो कि 2008 में है, मलयालम 2013 में है और उड़िया 2014 में है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो चेंजेस किया गया, ये आप गलती कर दोगे, तो इसीलिए उस लैंडमार्क प्रोविजन को मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है। वो क्या है प्रोविजन, यहां पर देखो। पहली बार आप देखोगे कि मौलिक साहित्यिक परंपरा संबंधी मानदंड को 2005 के संशोधित मानदंडों से हटा दिया गया है। समिति ने यह माना, जो समिति ये डिसाइड कर रही थी कि 5 नई भाषाएं और ऐड होनी चाहिए। मौलिक साहित्यिक परंपरा को साबित कर पाना, अस्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सभी प्राचीन भाषाएं एक दूसरे को प्रभावित करती रही हैं। देखो, पहले जो मापदंड था 2005 के अनुसार मौलिक साहित्यिक परंपरा में यह माना जाता था कि हम साहित्यिक भाषा या शास्त्रीय भाषा का दर्जा उन्हीं भाषाओं को देंगे जिनका अपना ओरिजिनल इतिहास होगा, वो किसी से कॉपी नहीं होंगी, वो किसी से जो है कि विचारों को लेकर नहीं बनी होंगी, बल्कि अपना उनका स्वरूप मौलिक रूप में होगा। और ऐसे में आप देखोगे कि अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी को आज तक दर्जा नहीं दिया गया, उर्दू को नहीं दिया गया आज तक दर्जा, क्योंकि हिंदी, उर्दू और भी कई भाषाएं हैं जिनका विकास आपके कहीं ना कहीं अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी इनके मिश्रण से हुआ है इनका। ठीक है, जैसे हिंदी को तो कहते भी सौरसेनी भाषा से निकली है, अर्धमागधी भाषा से निकली है, तो कई सारी भाषाओं से निकली, लेकिन हिंदी का अपना ओरिजिनल स्वरूप नहीं था। जहां पर बात समझ, लेकिन समिति ने यह समझा कि अगर हम इस तरीके के क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे ना, तो
प्राचीन काल में बहुत सारी भाषाएं ऐसी थी जो कहीं ना कहीं एक दूसरी भाषा से प्रभावित होती थी। तो इस तरीके का एक डिफेंड करते हुए एक मापदंड तैयार कर पाना कि कोई ऐसी भाषा जो केवल और केवल अपने स्वरूप में ही प्रचलित थी, बहुत मुश्किल होगा इन चीजों को ढूंढ पाना। और ऐसे में हम शास्त्रीय भाषाओं के रूप में संख्याओं को बढ़ा भी नहीं पाएंगे, ना ही भाषाओं की जो है कि संरक्षण कर सकेंगे। इसलिए इस मापदंड को अब हटा दिया गया है। तो अगर ये स्टेटमेंट आए कि क्या भाषाओं का मौलिक साहित्यिक परंपरा होना आवश्यक है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि अब नए संशोधन के माध्यम से उसे हटा दिया गया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए कि भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंध है, ये सभी की सभी जो आपने टोटल 11 भाषाएं पढ़ ली हैं, 6 पहले की और 5 नई, टोटल 11 भाषाएं आपकी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत जो 22 भाषाएं दी गई उन सभी के अंतर्गत शामिल की गई हैं। क्लियर हो गई बात? तो देखो यहां पर मैंने पहले ही लिख दिया था, ये मौलिक साहित्यिक परंपरा वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके दिमाग में जो अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे होगे कि मौलिक ओरिजिनलिटी होनी चाहिए उसकी, वो चीज अब इस प्रोविजन को हटा दिया गया है। ठीक है, अब जैसे मापदंड की बात करते हैं किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल करने के लिए, तो पहली चीज कि शास्त्रीय भाषा के प्रारंभिक ग्रंथ अति प्राचीन होने चाहिए। वास्तव में लगभग 1500 से 2000 वर्षों का उसका इतिहास होना चाहिए, यानी उस भाषा के अंतर्गत में 2000 वर्षों 1500-1800 ईसा पूर्व तक के इतिहास मिलने चाहिए। संबंधित भाषा का अपना प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक संग्रह होना चाहिए। साथ ही साथ भाषा को बोलने वाली कई पीढ़ियां इन प्राचीन साहित्य ग्रंथों को अपनी विरासत मानती हों। कविता, अभिलेख और शिलालेख साक्ष्य के अलावा संबंधित भाषा अपने ज्ञान ग्रंथ, विशेष रूप से गद्य ग्रंथ में भी होनी चाहिए। और शास्त्रीय भाषाएं और इनके साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि मूल भाषा साहित्य अपने से उत्पन्न शाखाओं से अलग स्वरूप वाले भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में कोई भी आप ग्रंथ पढ़ लो, कोई भी भाषा पढ़ लो, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो संस्कृत से बिल्कुल अलग है। नहीं, संस्कृत से ही उसका स्वरूप निकाला गया है। लेकिन अगर संस्कृत को चाहा जाए कि हम इसको बिल्कुल अलग रूप से निकाल कर प्रेजेंट करें, तो आप कर सकते हो, क्योंकि संस्कृत का स्वरूप बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट थे। हालांकि इसमें जो 5वां पॉइंट था आपका मौलिक साहित्यिक परंपरा वाला, उसको अब समाप्त कर दिया गया। चलिए अब एक एक करके हम भाषाओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो नई शास्त्रीय भाषा है, जैसे कि प्राकृत की बात करेंगे। देखिए ये इंडो आर्यन भारोपीय भाषाओं का निकटता से संबंधित एक समूह है, जो कि मुख्य रूप से आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बोली जाती थी, जहां पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हुआ। मुख्य रूप से बौद्ध साहित्य जितने भी थे वो सभी के सभी पाली भाषा में लिखे गए थे, और यह प्राकृत भाषा का ही एक रूप माना जाता है। किसका रूप है? प्राकृत भाषा का ही एक रूप माना जाता है। आगे हम देखते हैं कि अशोक के कुछ शिलालेख भी आपको प्राकृत भाषा में देखने को मिल जाते हैं। गुप्त शासकों के समय तक प्राकृत भाषा का मानकीकरण हो गया था, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया था, और इससे अपनी स्थानीय विशेषता इसने खो दी थी, यानी कि इसको एक अलग स्टैंडर्ड दे दिया गया था। दूसरा, अगर हम बात करते हैं पाली भाषा की, तो इसकी पहचान मागधी प्राकृत से हुई है। देखो प्राकृत का ही हिस्सा है, लेकिन कौन कौन सी? मागधी, यानी कि जो मगध के क्षेत्रों में उत्पन्न हुई। सामान्यतः बौद्ध दार्शनिक रचनाएं भी इसी में लिखी गई थी। जातक कथाएं, जो भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां होती हैं, वो भी पाली भाषा में लिखी गई थी। और पाली भाषा को प्रमोट करने के लिए जो बौद्ध पाली ग्रंथ है, ये 3 सामान्य भागों या 3 पिटारों में विभाजित है, जिनको हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। जैसे विनय पिटक हो गया, सुत्त पिटक हो गया, अभिधम पिटक हो गया। ये तीनों ही पाली भाषा में लिखी गई हैं, और ये एक अलग अपनी विशेषता रखती है। मराठी की बात करें तो ये भी इंडो आर्यन भारोपीय भाषा है, जो कि आधुनिक मराठी का उद्भव महाराष्ट्री प्राकृत से हुआ है। मुख्य रूप से महाराष्ट्री प्राकृत सातवाहनों की राजकीय भाषा हुआ करती थी। सातवाहनों का जो वंश था उसकी राजकीय भाषा होती थी। बंगाली और असमिया की बात करें तो इनकी भी उत्पत्ति मागधी प्राकृत से हुई है। मागधी प्राकृत पूर्वी भारत में लोकप्रिय भाषा थी। स्पेशली मागधी मगध दरबार की राजकीय भाषा थी, जो मगध पे शासन हो रहा था, चाहे वो हर्यक वंश हो, चाहे मौर्य वंश हो, चाहे शिशुनाग वंश हो, अलग अलग वंशों का जो है कि यहाँ पर शासन हुआ था। तो इन तरीकों से इन भाषाओं को जो है कि विकास देखने को मिल जाता है। चलिए अब चलते हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ, तोलू बोम्मा लाट्टा। ये क्या होता है दोस्तों? तो देखिए ये एक मार्शल आर्ट है। जैसे आपने थांगटा देखी होगी, उसी तरीके से ये भी एक मार्शल आर्ट है, और इसको प्रमोट किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? देखिए संगीत नाटक अकादमी के द्वारा तोलू बोम्मालाट्टा पुतली की एक प्राचीन नाट्य प्रदर्शन परंपरा है। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये पुतली कला से संबंधित है। ध्यान से समझना, ये पुतली कला से संबंधित है। अभी एक आगे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आपका मार्शल आर्ट से संबंधित है। तो ये पुतली कला कैसी होती है? क्योंकि कई बार होता है यूपीएससी ने बहुत 2013-14 में अगर देखोगे 15-16 तक भी, तो आपको पुतली कला से कुछ प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जैसे धागा पुतली कला होती है, चमड़े की पुतली कला होती है, अलग अलग तरीके की होती है। तो तोलू बोम्मालाट्टा की अगर हम बात करें तो ये चमड़े की बनी एक गुड़िया के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है इसे।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या है दोस्तों, चमड़े की बनी गुड़ियाओं का एक नृत्य के रूप में जाना था। जैसे अब यहाँ पे देखोगे एक कला दिखाई जा रही है, जो भी कथानक के रूप में हो, जो भी कथानक समझ सकते हो आप यहाँ पर। जैसे यहाँ पे देखो ऋषि है, क्योंकि इनके हाथ में देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये यहाँ पे सेनापति हो गया, राजा हो गया, कोई भी, और ये एक तरीके से राक्षस दिख रहा है, तो कोई कहानी दिखाई जा रही है। परंतु सोचने वाली बात है कि ये आपके चमड़े की बनी गुड़िया होती हैं। सामान्यतः इनका जो प्रदर्शन होता है वो आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में, तो आंध्र प्रदेश जिला राज्य भी याद रख सकते हो आप लोग। ये जो गुड़िया बनती है चमड़े से, तो बकरी की खाल की बनाई जाती है, बकरी की खाल जो होती है चमड़ा, उससे बनाया जाता है। और इसमें मुख्य पात्र क्या होता है, जैसे जानवर हो गया, पक्षी हो गया, देवता हो गया, राक्षस हो गए। अब ऐसा लग रहा है कि ये देवता हो गया और ये राक्षस हो गया, इनके बीच के युद्ध को दिखाया जा रहा है। सामान्यतः विषय वस्तु जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन पर जो कहानी बेस्ड होती है विषय वस्तुओं की, उन्हीं चीजों का यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। तो ये तो हो गया तोलू बोम्मालाटा। क्या है ये मुख्य रूप से? अब सीधा एक प्रश्न आ जाएगा कि तोलू बोम्मालाटा भी हाल ही में चर्चा में रहा, ये किससे संबंधित है? क्या ये कोई प्राकृतिक स्थल है, या फिर ये कोई जो है कि पुतली कला है, कठपुतली कला जिसे कह सकते हैं? कोई भी प्रश्न इस तरीके से घुमा के यूपीएससी पूछती है। लेकिन अब इसी के साथ हमें भारतीय कठपुतली कला को पढ़ना है, जो मुख्य रूप से 4 पार्ट में डिवाइड होती है हमारे भारत में। एक होती धागा कठपुतली, एक होती छाया कठपुतली, एक होती है आपकी दस्ताना कठपुतली होती है, और एक आपका छड़ कठपुतली होती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि धागा कठपुतली क्या होती है। देखो, इसका संचालन जो है कि मुख्य रूप से धागों के द्वारा होता है। जैसे यहां पर देखो कि ये देखो, ये इनके धागे हैं ना, इस तरीके से ऐसा लगेगा कि कोई एक व्यक्ति जो है कि इन्हें पकड़ के 5 उंगलियों से दोनों हाथों की कंट्रोल कर रहा है, नचा रहा है, हाथों को मूवमेंट करा रहा है, गर्दन को मूवमेंट करा रहा है, पैरों को मूवमेंट करा रहा है। तो ये धागे से संचालित होती हैं। इनके द्वारा अत्यंत लचीलापन प्रदान करते हैं, और इन्हें पुतली का सबसे मुखर रूप भी कहा जाता है। मुख्य रूप से कहां पे होती धागा पुतली? राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु, मुख्य रूप से यहां पर इनका प्रदर्शन होता है। जैसे अगर आप देखोगे तो इनके नाम भी होते हैं, जैसे राजस्थान में इसको कठपुतली कहा जाता है, कर्नाटक में इसको गोम्बेट्टा कहा जाता है, और साथ ही साथ तमिलनाडु के क्षेत्र में इसको बोमलट्टम कहते हैं, ओडिशा में उसे कुंडेई कहते हैं। तो यहां पर ये अगर नाम ना भी याद रहे तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि धागा कठपुतली किसे कहते हैं। छाया कठपुतली की बात का अगर हम करें तो ये भी अधिकांशतः चमड़े से निर्मित होती हैं। सामान्यतः इन्हें पारभासी बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। जैसे छायादार होती है, एक तरीके से पर्दे के पीछे संचालन किया जाता है इनका। जैसे इसको ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों में इनका संचालन किया जाता है। ओडिशा में इसको रावण छाया कहते हैं, कर्नाटक में तोगालू बोम्मेट्टा कहते हैं, आंध्र प्रदेश में इसको तोलू बोम्मालाट्टा कहते हैं। और अभी हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे, जो बकरी की खाल जो होती चमड़े उससे। तो हम क्या समझ में आया कि ये जो कठपुतली कला, ये छाया पुतली कला के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे दस्ताना, जैसे आपने कई सारे स्टैंड अप कॉमेडियन देखोगे कि हाथ में एक कार्टून को पहना लेते हैं, राइट हैंड में चाहे लेफ्ट हैंड में, और खुद भी उससे संवाद स्थापित करते हैं। तो वो कुछ मूवमेंट करते हैं, वो कुछ जो है कि कॉमेडी के टाइप में बोलते हैं, और खुद भी ये लोग बोलते हैं। तो यहां पर देखोगे जैसे दस्ताना पुतली को भुजा या कर या हथेली पुतली भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के दस्ताना पुतली नाटक सामाजिक वस्तु पर प्रस्तुत होते हैं। जैसे ओडिशा में ये राधा कृष्ण की भक्त कहानियों पर आधारित होते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे ओडिशा वगैरह में क्या होता है, राधा कृष्ण की कहानियों पर समर्पित होता है, और उत्तर प्रदेश में सामाजिक विषय वस्तु के बारे में प्रदर्शन किया जाता है। तो इसे हम लोग दस्ताना पुतली कहते हैं, क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे तो इसने एक राइट हैंड में एक छोटा सा जो है कि दस्ताना बना के इसको पहन लिया है, और इसका प्रेजेंटेशन इससे किया जाता है। और जब इसी दस्ताने का जो बड़ा रूप हो जाता है छड़ के रूप में, तो ये छड़ पुतली होती है। वैसे तो दस्ताना पुतली का एक अगला चरण है, लेकिन उससे काफी बड़ी होती है। स्पेशली पश्चिम बंगाल, ओडिशा, जिसमें आप देखोगे बिहार का यमपुरी, पुतुल नाच, ये सब फेमस होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जो हम लोगों ने आज का टॉपिक ये लिया था, तोलू बोम्मालाट्टा, आंध्र प्रदेश से थे, गोदावरी क्षेत्र में। तो उसके पीछे क्या रीजन था और क्या क्या उसे कहा जाता है, ये आपने कवर किया। चलते हैं आगे। अगर आप यहां पर देखोगे तो कुछ अलग अलग फेमस भी हैं। आप यहां पर भारत में पुतली कला को देख सकते हो। जैसे बिहार की यमपुरी पुतली कला हो गई, असम की पुतुल नाच हो गया, पश्चिम बंगाल का ही पुतुल नाच हो गया, और इसी तरीके से कठपुतली के नाम से राजस्थान का हो गया। फिर यहां पर आप देखोगे ओडिशा का रावण छाया कुंडेई हो गया, आंध्र प्रदेश का तोलू बोम्मालाट्टा, जिसको अभी हम लोगों ने मेन टॉपिक के रूप में डिस्कस किया, तमिलनाडु का बोम्मलट्टम हो गया, केरल का पावाकुथु, और कर्नाटक का गोम्बेट्टा या तुगालू गोम्बेट्टा, ये दोनों ही कठपुतली कला हो गई। अब आगे चलते हैं, सुर्खियों में रही कुछ और चित्रकारियां या पेंटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पहले हम लोग कवर करेंगे सोहराई पेंटिंग। व्हाट इज दिस सोहराई पेंटिंग?
देखिए, ये भित्ति चित्रकला का एक रूप है। अब भित्ति चित्रकला का मतलब क्या होता है? देखो, दीवारों पे जो चित्र बनाए जाते हैं या फिर चट्टानों पर, घरों के अंदर जो दीवारें होती हैं, बाहर की दीवारें या फिर चट्टानों में परंपरागत रूप में जो चित्र बनाए जाते हैं, उन्हीं को भित्ति चित्रकला कहता है। भित्ति मतलब दीवार होता है, और ये जो है कि एक तरीके से पेंटिंग टाइप के जो दीवार पे बनाई गई है। मिट्टी के घरों की दीवारों पर सुंदर चित्र बनाए थे। अब वो चित्र बनाने की जो कला होती है, अगर आप देखोगे किस तरीके से सुंदर आकर्षक एक चित्र बनाया गया है, उस कला को प्रेजेंट किया जाता है, तो इसी को हम लोग सोहराई पेंटिंग, जैसे इसमें प्राकृतिक रंग द्रव्य यानी कि जो वाटर कलर होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं, वो यूज किया था। ब्रश के रूप में अक्सर टहनियों, जो पेड़ पौधे की टहनी होती है, फिर चावल की भूसी या फिर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ये पेंटिंग मुख्य रूप से जानवरों की होती है, पक्षियों की होती है, प्रकृति का चित्रण होता है। आप देखो ना, ये एक क्या है, एक तरीके से कोई ना कोई जानवर होगा, चाहे हिरन हो गया, हिरन की जो पत्नी है, प्रेमिका है, उनका चित्रण किया गया है एक तरीके से। और सबसे अच्छी एक खास बात आप समझिएगा कि सोहराई खोवर पेंटिंग्स को जीआई टैग भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? जीआई टैग्स। तो ये सोहराई पेंटिंग सीधी सी बात है, भित्ति चित्रकला का उदाहरण है, जिसमें प्राकृतिक या प्रकृति, पक्षी, जानवर, इनके ही चित्रण किए थे। मुख्य रूप से यह झारखंड के हजारीबाग जिले में प्रचलित चित्रकला है, जहां पर आदिवासी जो महिलाएं हैं, सोहराई त्योहार के दौरान मिट्टी के घरों पर सुंदर चित्र बनाती हैं, घरों की दीवारों पर। मातानी पछेड़ी चित्रकला, मातानी पछेड़ी चित्रकला, इसको अगर आप देखोगे तो इस पेंटिंग के केंद्र में देवी को चित्रित किया गया। यहां पर अगर आप देखोगे तो देवी जी हैं और ऊपर किसी मतलब जानवर पे सवार है, और यहाँ पे त्रिशूल का डिजाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से देवी हो गई, और इनके चारों ओर भक्तों, वनस्पतियों, जीवों का चित्र किया गया है कि जैसे भक्त वगैरह जो इनकी मतलब इनका आवाहन कर रहे हैं, या फिर वनस्पति हो गई, जीव जंतु हो गए, इन सभी चीजों को दिखाया जाता है। मुख्य रूप से गुजरात यह शैली कलमकारी शैली से प्रभावित है। इसकी उत्पत्ति गुजरात में हुई थी, और मातानी पछेड़ी से आशा है कि देवी मां की मूर्ति के पीछे, ठीक है। इसी तरीके से कुमित्ती पति शैल चित्र। अब इसकी अगर हम बात करें तो शैल का मतलब ही हो गया चट्टान, चट्टान पे होती है ये मुख्य रूप से। अगर आप देखोगे तो ये लोकेशन आपको कुमित्ती पति कहां देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में। ये 3000 साल पुरानी चित्रकला है, और प्राकृतिक गोंद के साथ साथ एक अकार्बनिक सफेद रंग द्रव्य का भी प्रयोग किया गया। इसमें मुख्य रूप से हाथी हो गया, शेर हो गया, जो एक रथ या कुछ विद्वानों के अनुसार मोर पक्षी भी माना जाता है, प्रारंभिक निवासियों आदि के जीवन को इसमें चित्रित किया गया है। तमिलनाडु में अधिकांश शैल चित्र स्थल शैलाश्रयों पर बनाए थे। अब शैलाश्रयों का मतलब क्या होता है? जो चट्टानें वगैरह होती हैं उस पर ही इसको बनाया जाता है। तो देखो, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी सोहराई पेंटिंग्स है। पहली चीज, एक तो जीआई टैग्स भी मिला हुआ है, दूसरी ये आपके झारखंड के हजारीबाग में आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। और दो बातें, एक तो महिला वर्ग को संरक्षित किया जा रहा है, प्लस आदिवासियों के लिए भारत सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है उनकी कला संस्कृति को बचाए रखने के लिए। तो सोहराई पेंटिंग्स उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, जहां से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां, जिसमें हम लोग कुचिपुड़ी नृत्य को देखेंगे। किसको देखेंगे? कुचिपुड़ी नृत्य। अगर यहाँ पर हम कुचिपुड़ी नृत्य की बात करेंगे तो ये एक महिला के द्वारा किया जा रहा ये नृत्य है। यहाँ पर हम समझते हैं कि कुचिपुड़ी नृत्य के कलाकार अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है, जैसे कि कुछ जानकारियां निकल कर आ रही होंगी, कि कुचिपुड़ी नृत्य को जो व्यक्ति अपना रोजगार समझ रहे थे, आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उनके नृत्य को बहुत सारे लोग तो पसंद भी नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके पास एक जीवन यापन संघर्ष है कि भाई जीवन कैसे चलेगा। तो पहली चीज, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है ये। जैसे आपको पता है कि शास्त्रीय नृत्य कला में कितने डांस आते हैं? तो 8 प्रकार के डांस आते हैं, जिसमें कुचिपुड़ी हो गया, कथकली हो गया, कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया। इस प्रकार के 8 नृत्य हमारे पूरे आते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 8 शास्त्रीय नृत्य के नाम, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया, मोहिनी अट्टम और मणिपुरी। तो ये 8 प्रकार के आपके शास्त्रीय नृत्य माने जाते हैं, कल्चरल डांस माने जाते हैं। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में इसकी उपस्थिति हुई या इसकी उत्पत्ति हुई, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पहले इस नृत्य में केवल और केवल पुरुष ही भाग लेते थे, परंतु अब पूरे भारत में महिला कुचिपुड़ी नृत्यांगना प्रमुखता प्राप्त कर रही है। कहने का मतलब है कि अब केवल इसमें प्रमुख रूप से पुरुष ही नहीं करते, क्योंकि पुरुष लोग क्या करते थे? महिलाओं के किरदार को रोल प्ले करते थे, लेकिन अब इसमें महिलाएं भी शामिल हो चुकी है, और महिलाएं भी नृत्यांगना के रूप में प्रमुखता प्राप्त कर रही है। इसकी जो विशेषता थी कि पैरों के तीव्र संचालन, जैसे यहाँ पे ये जो संचालन देख रहे हो, किस तरीके से पैरों को मोड़ना है, किस तरीके से, और जीवंत नेत्र भाव भंगिमा, यानी कि आंखों पर भी जो है कि इसमें बल दिया जाता है। इसकी जो एक मुख्य विशेषता है वो है तरंगम, जहां से इसको जाना जाता है कि पीतल की एक थाली होती है, उसके किनारे पर पैर रखकर नृत्य किया जाता है। जैसे मान के चले कि अगर कोई एक थाली बना दी गई है, तो ये जो थाली का है ये बाहरी भाग है, इस पर ही उन्हें खड़ा होना होता है। इस किनारे वाले पार्ट को जो है कि कंट्रोल करके इस पे खड़े होकर इस पे नृत्य करना होता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है।
समझ में आ गया। और ये 8 प्रकार के जो आपके शास्त्रीय नृत्य थे इनके बारे में हमने समझ लिया कौन कौन से थे। इसी में दूसरा आता है आपका मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम। ये माना जाता है कि भगवान विष्णु ने जो मोहिनी का रूप धारण किया था और मां पार्वती की और भगवान भोलेनाथ की भी जो रक्षा की थी, तो उससे संबंधित ये कहानी मानी जाती है, मोहिनी अट्टम। केरल महाकला मंडलम ने मोहिनी अट्टम नृत्य सीखने से संबंधित लड़कों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। अब देखो करंट अफेयर्स में क्यों चर्चा में था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लो कि पहले मोहिनी अट्टम केवल महिलाओं द्वारा सीखा जा रहा होगा, लड़कों द्वारा प्रतिबंधित था, लेकिन अब उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। यहां पर देखोगे कि ये केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य है, यानी सोलो डांस, यानी इसमें या तो केवल एक लड़की या औरत परफॉर्मेंस कर सकती है या फिर कोई एक पुरुष कर सकता है। पारंपरिक रूप से यह महिला कलाकारों द्वारा किया जाने वाला सोलो डांस है, परंतु अब पुरुषों को भी जो है कि प्रतिबंध हटा दिया गया, तो अब ये भी इसमें शामिल हो सकेंगे। 1709 में एक रचना लिखी गई थी व्यवहार माला और दूसरी एक घोष यात्रा। इन दोनों ही पुस्तकों में इस नृत्य का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें माना जाता है कि ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का इसमें प्रदर्शन होता है। भगवान विष्णु या उनके अवतार भगवान कृष्ण का इस नृत्य के प्रमुख पात्र को माना जाता है। भगवान विष्णु जो मैंने बताया ना, मोहिनी अवतार वगैरह, इससे संबंधित पूरी एक कहानी है। और इसमें मुख की अभिव्यक्ति और हस्त मुद्राओं, जैसे यहां पर देखोगे ये हस्त मुद्राओं को देखिए किस तरीके से उंगलियों को अंगूठों से चिपकाया जा रहा है, तो ये आपकी हस्त मुद्राएं सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अगर आप देखो, ये देख रहे हो इस तरीके से इसमें जोड़ा जा रहा है, और यहाँ पे देखिए हाथों को पूरा इस तरीके से फ्लेक्सिबल करके नीचे किया जा रहा है, तो इसमें ये बहुत बड़ा एक मैटर करता है आपके हस्त मुद्राओं का। और इसमें कुछ वाद्य यंत्रों का यूज किया था, जैसे मद्दलम हो गया, मृदंगम हो गया, वीणा हो गया, कुशाती तालम हो गया, झांझ हो गया, एडक्का हो गया, ये सभी इसमें वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चल लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं कलारी पट्टू। हाँ, इसी को मैं कह रहा था कि ये आपकी एक मार्शल आर्ट है। क्या है दोस्तों? मार्शल आर्ट है जो हमारी पारंपरिक रूप से चली आ रही है, जिसमें थांगटा वगैरह मैंने कहा था। तो ये ऊपर मैंने थोड़ा सा कठपुतली कला में बाई मिस्टेक बता दिया था। यहां पर देखते हैं कि हाल ही में युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने भारतीय कलारी पट्टू महासंघ को क्षेत्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है। यानी इससे क्या होगा कि कलारी पट्टू को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्य रूप से ये है क्या, ये समझते हैं। देखिए इसकी उत्पत्ति कहां हुई है? केरल में हुई है, और विश्व की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट कलाओं में ये शामिल है। इसमें होता क्या है कि ऊंची ऊंची छलांगों वाली कलाबाजी होती है, आकर्षक चालों और घातक हथियारों का सहजता से इस्तेमाल करने पर के लिए प्रसिद्ध होती है। मतलब कई बार आप देखोगे अगर किसी मूवीज वगैरह में या यूट्यूब पर भी डालोगे, तो देखोगे जो इसके कलाकार होते हैं ऊंची ऊंची छलांग लेते हुए कलाबाजी करते हैं एक तरीके से, और अपने पास जो हथियार के रूप में तलवार वगैरह मुख्य रूप से रखते हैं, भाला रखते हैं, इसका प्रयोग करते हैं और अपनी सुरक्षा को प्रदर्शित करते हैं कि हम किस तरीके से कलारी पट्टू का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि मार्शल आर्ट क्या है, किसी को मारने के लिए नहीं होती है। मार्शल आर्ट जितनी भी होती है वो अपनी सुरक्षा के लिए होता है। जब आप पर कोई अटैक करे तो आपके पास एक अलग यूनिक विद्या होनी चाहिए मार्शल आर्ट के रूप में, जिसका आप प्रयोग कर सकते हो। तो ध्यान देना, कभी भी मार्शल आर्ट ऑफेंसिव नहीं होती, आक्रामक नहीं होती, डिफेंसिव होती है, अपनी रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पे जो कलाकार होते हैं वो ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप हथियारों के माध्यम से, अपनी शारीरिक संरचना के माध्यम से अपनी सुरक्षा कर सकते हो। अगर हम इसकी बात करें आगे और भी, तो यहां पर देखोगे वड़क्कन या उत्तरी शैली, इसमें जो है कि मुख्य रूप से जानी जाती है, जो केरल के मालाबार क्षेत्र में प्रचलित है। दूसरी थेक्कन या दक्षिणी शैली, जो कि त्रावणकर क्षेत्र में फेमस है। अब यहां पर आपको देखना है कि 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 3 अन्य स्वदेशी खेलों को भी इसके साथ शामिल किया गया था। तो देखा जाए तो जब 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए गए थे, तो वहां पे 4 प्रकार के नए मार्शल आर्ट को शामिल किया गया था, जिसमें एक आपका गतका था जो पंजाब का था, दूसरा थांगटा था जो मणिपुर का था, तीसरा मलखंब था जो महाराष्ट्र का था, और चौथा आपका कलारी पट्टू था जो केरल का था। तो ये 4 प्रकार के खेलों को इसमें शामिल किया गया था 2021 में। ध्यान देना कि ये चारों ही क्या है, ये मार्शल आर्ट है। गतका पंजाब का, थांगटा मणिपुर का, मलखंब महाराष्ट्र का और कलारी पट्टू केरल का है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके यहां तक कवर हो चुके हैं। जो मैं टॉपिक नहीं पढ़ रहा हूं या जिनको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, आप चाहे तो उन्हें पढ़ सकते हैं। वही बात है कि सब कुछ पढ़ने से बेहतर है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज जरूर पढ़िए, वो नहीं छूटनी चाहिए। जो पॉइंट छोड़े जा रहे हैं हो सकता है उससे प्रश्न बन सकता है, नो डाउट, लेकिन सबको पढ़ने से बेहतर है कि प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखो ना, कई बार ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि आपको मार्शल आर्ट के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, तो वहां पर इन प्रश्नों की रिलेवेंस बढ़ जाते हैं कि यूपीएससी अपनी थीम को हमेशा रिपीट करती है, तो आपको वो थीम पकड़ के चलनी है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सुर्खियों में कुछ प्रमुख स्थल, जिसमें चराई देव मोइदम सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो चुका है। भारत की तरफ से 43वां स्थान इसको मिल चुका, मतलब 43 पूरी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी है। चलिए डिटेल से डिस्कस करते हैं इसको।
तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे चराई देव मोइदम्स। देखिए असम में स्थित है। पहली बात, ये चराई देव मोइदम्स है क्या मेरे भाई? क्योंकि पहली बार भारत के अंतर्गत यूनेस्को की मीटिंग आयोजित की गई 46वें सत्र की। कौन सा सत्र था? यहां पर देख सकते हो कि विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान, जो कि यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और यह पहली बार था कि भारत में यूनेस्को की कोई समिट आयोजित की गई थी। इस दौरान विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल कर दिया गया, चराई देव मोइदम्स को। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये चराई देव क्या होता है, मोइदम्स क्या होता है? तो मोइदम शब्द की अगर मैं व्याख्या करूं तो ये आत्मा के टीले होते हैं। आत्मा के टीले का मतलब होता है दोस्तों शाही कब्र खाना। एक तरीके से क्या होता है? शाही कब्र खाना। ऐसा माना जाता था कि जो अहोम साम्राज्य के जो राजा हुआ करते थे उनको वहां की जनता क्या मानती थी? पवित्र मानती थी। और इस वजह से वो उनकी आत्मा को भी सुरक्षित रखने के लिए जो उनके शरीर को दफनाया जाता था, बहुत विधिवत जो है कि उस पर बढ़िया भवन टाइप का बनाते थे, बढ़िया भवन या बंगला या यूं कहो कि घर बना देते थे, कि उनका ये मान्यता रहती थी कि भाई हमारा राजा जिस तरीके से पवित्र है उसकी आत्मा भी उसी तरीके से पवित्र है। एज लाइक जैसे आप देखोगे इस्लाम धर्म में क्या होता है, कोई प्रमुख संत होते हैं, प्रमुख जो है कि उलेमा होते हैं, उनकी कब्र के ऊपर दरगाह बना दी जाती है। ठीक है, सेम वही पैटर्न रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग रहता है। वहां पे जो है कि दरगाह नहीं, यहां पे मोइदम्स कहा जाता है इसको। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, इसको जो भारत के अंतर्गत शामिल किया गया, ये सांस्कृतिक रीजन में शामिल किया गया मेरे दोस्त, सांस्कृतिक क्षेत्र में। किसमें शामिल किया गया? सांस्कृतिक क्षेत्र में। और यह पहली बार है कि पूर्वोत्तर राज्यों के किसी स्थल को विश्व विरासत सूची की सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे असम में दो ऑलरेडी यहां पे विश्व धरोहर स्थल थे, जिसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन ये दोनों ही आपके प्राकृतिक श्रेणी में आते थे। किसमें आते थे मेरे भाई? प्राकृतिक श्रेणी में। पहली बार है कि चराई देव जो मोइदम्स है इसको भी शामिल कर लिया गया, और टोटल अब भारत में जो विश्व धरोहर स्थल की संख्या हो गई है 43 हो गई है, और चराई देव किसमें शामिल है? सांस्कृतिक क्षेत्र में। और इसीलिए पहली बार हुआ कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को सांस्कृतिक श्रेणी में भी इस तरीके की उपलब्धि प्राप्त हुई है। अब इससे पहले हम एक और बेसिक चीजें जान लेते हैं कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति होती है वो क्या काम करती है। तो देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए 1972 में आयोजित यूनेस्को के 17वें सत्र के दौरान विश्व धरोहर कन्वेंशन के तहत इसको स्थापित किया गया, विश्व धरोहर समिति को। ये 5C जो इसका टारगेट होता है, यानी कि क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता होनी चाहिए, कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता निर्माण, और कम्युनिकेशन यानी संचार, और कम्युनिटीज यानी समुदाय। इन सभी 5C पर ये फोकस करते हैं। भारत भी 2021 से 25 के लिए विश्व धरोहर समिति के सदस्य के रूप में चुना जा चुका है इस बार जो है कि। अब यहां पर देख लेते हैं विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में अन्य भारतीय पहले क्या क्या हुई। जैसे पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने विश्व धरोहर समिति के बैठक की मेजबानी की, यानी यूनेस्को की पहली बार हुई। इसी दौरान भारत ने यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को $1 मिलियन का अनुदान दिया है, ताकि इसका और संरक्षण किया जा सके, सांस्कृतिक धरोहरों का और प्रयास किया जा सके। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सांस्कृतिक संपदा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सांस्कृतिक संपदाओं की अवैध तस्करी को रोका जाए और पुरातात्विक वस्तुओं को उनके मूल स्थान में वापस लाना है। जैसे अब हम बात करें कि कोहिनूर का हीरा भारत का था, तो भैया भारत वापस आना चाहिए, लेकिन हमने ये संधि यूके से नहीं यूएसए से की है। तो जो भी इस संधि का उद्देश्य है कि आपको इस तस्करी को रोकना है, जो सांस्कृतिक उद्देश्य या संपदा है उसको उसी जगह पहुंचाओ जहां से वो ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब चराई देव मोइदम्स के बारे में बात करें तो देखिए ये असम के अहोम राजवंश से संबंधित है। इसकी शाही कब्रगाह, जिसे मैंने कहा ना आत्मा के लिए शाही कब्रगाह माना जाता था, ये आत्मा के लिए एक घर होता था जिसे स्वर्ग और पृथ्वी का एक मिलन बिंदु भी कहा जाता था। क्यों होता था? ये चीजें मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में डिस्कस कर दी इस टॉपिक के लिए, कि राजा को पवित्र माना जाता था, इसलिए उसकी आत्मा को भी पवित्र मानते हुए उसके लिए घर बनाया जाता था। अब यहां पर अहोम साम्राज्य के बारे में और भी जानकारी हम लोग पकड़ लेते हैं। देखो याद रखना कि अभी लचित बुरफुकन की जो जयंती बनाई गई थी, 300वीं शायद जयंती थी, क्योंकि ये भी अहोम साम्राज्य के बहुत प्रमुख सेनापति थे, और असम में इनकी मूर्ति भी स्थापित की थी मोदी जी ने। तो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो कोई ना कोई प्रश्न यहां से बन सकता है। अहोम के शासनकाल के दौरान मोइदम्स की सुरक्षा करने के लिए मोइदम्स फुकन नामक विशेष अधिकारियों और मोइदमिया नामक एक समूह की द्वारा रक्षा की जाती थी। मतलब कि एक रक्षा समूह था, इनके द्वारा। किसकी रक्षा हो रही है? मोइदम्स की, जो आत्मा के घर है। मोइदम्स में कब्रगाहों में शवों के साथ भोजन, घोड़े, हाथी और कभी कभी नौकर, ऐसी वस्तुएं जिन्हें मृत्यु के बाद के जीवन में आवश्यकता होती है, पारलौकिक जीवन में, तो यहां पर ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। 600 साल पुरानी ये परंपरा है जो आज भी बरकरार रखी गई है, और इसमें मी डैम मी फी यानी पूर्वजों की पूजा और तर्पण जैसे वार्षिक अनुष्ठान अभी भी किए जाते हैं। तो ये एक इसकी परंपरा को प्रासंगिक बनाया गया है, अभी तक इस परंपरा को चला जाता है करके।
अब भारत में अगर हम देखें समाधान की और भी पद्धतियां हैं जो हमें एंशिएंट हिस्ट्री से प्राप्त होती हैं। जैसे नवपाषाण काल में अगर आप देखोगे तो बुर्ज होम जो कि गड्ढे वाले जो घर होते थे श्रीनगर में, यहाँ पे अंडाकार गर्तों में दफनाए गए शवों के साक्ष्य मिलते हैं, जिसके साथ कुत्तों के कंकाल भी देखने को मिलते हैं, बारहसिंगा के भी कंकाल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दफनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखोगे तो पीठ के बल उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था और ताबूत समाधान के यहाँ पे साक्ष्य मिलते। ताबूत का मतलब क्या होता है? जैसे आप क्रिश्चियनिटी में देखोगे कि जब किसी व्यक्ति को दफनाया जाता है तो सामान्यतः उसे ऐसे ही खुले करके नहीं दफना दिया जाता, बल्कि उसे ताबूत यानी कि लकड़ी का एक बनाया जाता है ताबूत, उसके अंतर्गत उसकी बॉडी को रखा जाता है, फिर वो पूरा ताबूत सहित जमीन में गाड़ दिया जाता है। इस्लाम धर्म में अगर आप देखोगे तो वहां पे गड्ढा किया गया और वहां पे बॉडी को डायरेक्ट रख दिया जाता है ताकि बॉडी डिकम्पोज हो जाए और जल्दी ही वो समाप्त हो जाए। लेकिन क्रिश्चियनिटी में ताबूत परंपरा होती है। यही परंपरा आपको हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ लोथल से आप युगल समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त करोगे। अब युगल का मतलब हो गया एक नर और एक नारी, या तो वो पति पत्नी होने की ज्यादा संभावना मानी जाती है। इसका मतलब सती प्रथा के प्रमाण भी वहां पे देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आभूषण और अन्य वस्तुएं भी यहां पर रखी जाती थी, जिसका मतलब है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग भी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। महापाषाण काल की बात करेंगे, जो कि दक्षिण भारत में बड़े बड़े पत्थरों शिलालेखों से जो है कि दफनाने की परंपरा को कहा जाता है। यहां पर ये अंत्येष्टि क्रिया के लिए बड़े प्रस्तर की खड़ी संरचना का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी शुरुआत सामान्यतः नवपाषाण ताम्रपाषाण काल से मानी जाती है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल जैसे इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत है, यहाँ पे कलश युक्त कब्रगाह भी पाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर महापाषाण स्थलों से लोहे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं और कब्रगाह में जो वस्तुएं मिलती थी और जो मृदभांड मिलते थे, इससे ये लगता था कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में इसका विश्वास होता था। क्योंकि ये वस्तुएं क्यों दफनाई जा रही हैं, आज क्यों नहीं दफनाई जाती हैं? आज इनमें ये दफनाया नहीं जाता कि भाई पुनर्जन्म होता है, ये तो पता है, लेकिन हम कोई वस्तु तो नहीं दफनाते। लेकिन पहले के लोगों की ऐसी मान्यता थी कि जब इसका दोबारा जन्म होगा तो इसके साथ जो वस्तुएं हम दफना रहे हैं ना, वो उसके नए जन्म के लिए काम आएंगी, उसके लिए यूजफुल होंगी, बेनिफिशियल होंगी, इसलिए उन वस्तुओं को इसमें दफना दिया जाता था। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कुछ समाधान पद्धतियां। अब चलते हम लोग कोझिकोड की ओर। क्या है कोझिकोड? जो हमारा भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में जाना जाता है, भारत का पहला साहित्य शहर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों देखिए, यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन चुका है कोझिकोड। कोझिकोड को ही आधुनिक समय में या अंग्रेजों के समय में इसको कालीकट भी कहा जाने लगा। यहां पर आप देखोगे कि कोझिकोड या कालीकट शहर जो कि मालाबार तट पर स्थित है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको जरा याद रख लेना कि आपका जो ये वाला एरिया होता है केरल के क्षेत्र को, इसको हम लोग मालाबार कहते हैं। केरल वाले रीजन को हम लोग मालाबार कहते हैं, जबकि ये वाला जो तमिलनाडु का रीजन होता है इसको हम लोग कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोरोमंडल कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो कोझिकोड या कालीकट शहर मालाबार तट पर स्थित है। आगे अगर हम बात करें इस कोझिकोड का जो इतिहास रहा है, क्योंकि वास्को डी गामा या और अंग्रेज व्यापारी भारत क्यों आए थे? क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत अधिक मसालों की खेती होती थी, इससे प्रभावित होकर ही आए थे। जैसे यहूदियों, अरबों, फोनेशियन और चीन के लोगों के साथ 500 से अधिक वर्षों से काली मिर्च और इलायची जैसे प्रमुख मसालों के व्यापार होते रहे हैं। रहला जो कि इब्न बतूता की पुस्तक है, ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक में भारत आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 14वीं शताब्दी में इन्होंने भी कोझिकोड यानी कि कालीकट की शहर की यात्रा की। पुर्तगाली जो नाविक थे वास्को डी गामा और फारसी राजदूत अब्दुल रजाक ने भी इन कोझिकोड शहर की यात्रा की थी। साथ ही साथ इसका एक और महत्व है कि इसको मूर्तियों के शहर के रूप में ऑलरेडी शिल्प नगरम के रूप में 2012 में इसको जीआई टैग और दर्जा दे दिया गया था। और कोझिकोड को ही आपके सिटी ऑफ लिटरेचर दिवस 23 जून के रूप में मनाने की घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो 3-4 बातें आपने समझ ली। पहली चीज कि अगर आप देखोगे मूर्तियों के शहर के रूप में 2012 में इसको दर्जा दे दिया गया कोझिकोड को, यानी शिल्प नगरम के रूप में दे दिया गया। और 2024 में आप देखोगे कि इसको सिटी ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य शहर के रूप में, जो कि भारत का पहला साहित्य शहर होगा, 23 जून को इसकी याद में क्या किया जा रहा है? सेलिब्रेशन किया जा रहा है सिटी ऑफ लिटरेचर दिवस का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब चलते हम लोग वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी देखो, सिटी ऑफ लिटरेचर अलग है, यानी साहित्य का शहर है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का मतलब हो गया जो हस्तशिल्प कला होती है, जो हैंडीक्राफ्ट होती है, जो हस्तशिल्प कला होती है, उसको प्रमाणित करती है। देखोगे तो चौथा शहर के रूप में श्रीनगर को मान्यता मिली है। जैसे जयपुर हो गया
मलप्पुरम हो गया, मैसूर हो गया, इसके बाद श्रीनगर फोर्थ नंबर पे चौथा ऐसा राज्य हो गया है या शहर हो गया भारत का जो कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्राप्त कर रहा है। तो आपको अगर पूछा जाए डायरेक्ट एक प्रश्न कि सिटी ऑफ लिटरेचर की अगर मेरे भाई बात की जाए तो आप कह दोगे सर कोझिकोड है जो कि भारत का पहला शहर है। लेकिन अगर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी पूछा जाए तो कहोगे जयपुर, मलप्पुरम, मैसूर के बाद श्रीनगर आपका चौथा शहर हो रहा है। ठीक है, इससे पहले 2021 में ही श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया जा चुका है। ध्यान देना कि एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूं कि 2023 में कोझिकोड को भी यह दर्जा दिया जा चुका था। यानी कोझिकोड ने 2012 में मूर्तियों का शहर, 2013 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, 2024 में सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब जीत लिया है। तो तीन उपलब्धियां उसके पास हैं। इसी तरीके से श्रीनगर ने भी 2021 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को भी जीत लिया था। अगर हम बात करें कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में तो देखिए इसमें यूसीसीएन में शामिल अन्य भारतीय जो शहर हैं जैसे सिटी ऑफ म्यूजिक, संगीत शहर के रूप में आपको ग्वालियर, चेन्नई, वाराणसी को शामिल किया गया। सिटी ऑफ फिल्म यानी मुंबई के लिए, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी हैदराबाद, सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स जयपुर और श्रीनगर। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में लगभग जो 7-8 शहर शामिल हैं भारत के, अलग अलग श्रेणी में है। जैसे वाराणसी, ग्वालियर, चेन्नई संगीत के नाम से जाने जाते हैं। अब शहनाई वादक कौन थे? बिस्मिल्लाह खां थे, वाराणसी से थे। तानसेन जी कौन थे? जो संगीत वादक थे, एक तरीके से संगीत गायक थे, ग्वालियर से संबंधित थे। इसी तरीके से जयपुर और श्रीनगर के क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। तो इसको जरा पढ़ते हैं कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के बारे में। देखिए ये 2014 में शुरू किया गया था। रचनात्मक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप दुनिया भर में जो शिल्प होते हैं कि क्राफ्ट शहरों का एक परिवर्तनशील नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। श्रीनगर के स्थानीय शिल्प क्या है? कौन कौन सी ऐसी चीजें फेमस हैं श्रीनगर की? सबसे इंपॉर्टेंट है पश्मीना शॉल। शॉल के बारे में आपको बता देता हूं। वैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि भेड़ से बनाई जाती है, क्योंकि भेड़ के जो बाल होते हैं उनसे हम ऊन कलेक्ट करते हैं और फिर हम उससे अच्छी क्वालिटी के स्वेटर या जैकेट वगैरह बनाते हैं। लेकिन जो पश्मीना शॉल है दोस्तों, ये पश्मीना नाम की एक बकरी होती है। ध्यान से समझना क्या होती है ये? पश्मीना नाम की एक बकरी होती है, उससे जो है कि इसको प्राप्त किया था, फिर वहां से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन दूर रखना। साथ ही साथ अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी की जाती है। हाथ से बुने हुए कालीन, कानी शॉल, खत्म बंद छतों की जो डिजाइन होती है, सोजनी शिल्प, जलकडोजी, नमदा, इस तरीके की बहुत सारी जो है कि जो परंपराएं हैं जो यहाँ की फेमस हैं। क्लियर हो गया थे? अब यहाँ पे इन चीजों को आपने अगर कवर कर लिया तो जरा और आगे चलते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि 2021-24 के कार्यकाल के लिए जो वर्ल्ड सिटी क्राफ्ट है, इसके लिए मुख्यालय आपका कुवैत में स्थापित किया गया। हालांकि कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अब चलते हैं किलाड़ी उत्खनन। ये उत्खनन कहां पे हुआ? किलाड़ी के नाम से तमिलनाडु में हुआ। तो देखते हैं हम लोग किलाड़ी उत्खनन। देखिए तमिलनाडु के किलाड़ी में पुरातत्ववेत्ताओं ने संगम युग की क्रिस्टल कॉर्ड्स से बनी एक भार मापक इकाई की खोज की। ध्यान से समझना पहली बात कि किलाड़ी जो उत्खनन हुआ तमिलनाडु में हुआ। लोकेशन बेस्ड भी यूपीएससी कई बार प्रश्न पूछता है, स्थान पे आधारित। तो ऐसे प्रश्न आर्ट एंड कल्चर में कई बार बनते हैं। दूसरी बात, ये संगम युग की बात कर रहा है मेरे दोस्त, संगम युग की, संगम वंश की बात नहीं कर रहा। क्योंकि आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो। तो ध्यान से समझना कि जो विजयनगर साम्राज्य था मेरे दोस्त, जो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक शासकों ने स्थापना की थी संगम वंश की। और ये जो संगम वंश था, ये इनके पिता का नाम था संगम, इस आधार पे था। लेकिन ये संगम युग की बात कर रहा है, संगम युग की, जो आपकी ईसा पूर्व में था 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास। तो वहां पर इससे संबंधित एक भार मापक इकाई प्राप्त हुई है खोज से। अब आगे देखते हैं इसके बारे में कि जो किलाड़ी जगह है जो तमिलनाडु में है, मुख्य रूप से वैगई नदी के तट पर एक स्थित छोटा सा एक गांव है जहां पर इसकी खुदाई हुई है। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के साथ लौह युग जो कि 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लुप्त संबंधों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण है। तो सिंपल भाषा में कि 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के मध्य में जो भी संबंध रहे हैं, इनको समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये माना जाता है किलाड़ी उत्खनन। साथ ही संगम युग से संबंधित है, संगम वंश नहीं, ध्यान में रखना है, संगम युग से संबंधित है। नगरीय व्यवस्था भी यहाँ पर पाई थी। नगरीय सभ्यता के सभी विशेषताएं यहाँ पर मौजूद है। जैसे मुख्य रूप से नगरों में जो बुनाई उद्योग फेमस थे, तो इसके विविध चरणों का पता चलता है। रंगाई उद्योग फेमस थे, कांच के मनके बनाने के उद्योग भी थे, और ये सभी नगरों की विशेषता पाई जाती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की अगर आप बात
बात करोगे तो वहां पे अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं पाई जाती हैं कि जिसमें कांच के उद्योग, रंगाई उद्योग, बुनकर उद्योग या बुनाई उद्योग या मृदभांड उद्योग, यही सब चीजें जो है कि पता चलता है कि यह भी किलाड़ी उत्खनन जो क्षेत्र था यह भी मुख्य रूप से नगरीय सभ्यता से संबंधित था। अब यहाँ पे संगम की बात कर ली जाए, संगम युग के बारे में, जो कि संगम का तात्पर्य था कवियों और विद्वानों की एक सभा होती थी जिसमें आप देखोगे कुछ महिला कवियत्री भी थी। ऐसा माना जाता है कि 3 संगम आयोजित किए गए थे, पहला और तीसरा मदुरै में हुआ था जबकि दूसरा कपाडपुरम में आयोजित किया गया था। संगम साहित्य में ही मुख्य रूप से तोल्कापियम जो कि सबसे पहला संगम युगीन साहित्य है, फिर एत्तुतोके और पत्तू पत्तू, तो इसमें मुख्य रूप से तोल्कापियम जो कि तोल्कापियर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तोल्कापियर के द्वारा लिखा गया था तोल्कापियम। और भी इसमें महत्वपूर्ण जो है कि मिलते हैं आपको, जैसे शिल्पाधिकारम हो गया, मणि मैखले हो गया, जो इलांगो आदिगल वगैरह इन लोगों के द्वारा रचित थे। तो ये संगम युग के जो है की जानकारी यहां से मिलते हैं, शिल्पाधिकारम और मणि मैखले और तोल्कापियम, ये 3 आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों चर्चा में है? क्योंकि फिर मैं कहूंगा कि थीम बेस्ड इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपीएससी कई बार ऐसा होता है जब किसी की सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली समय कंप्लीट होता है, या यूं कहें कि जैसे 30 साल कंप्लीट, 50 साल कंप्लीट, 100 साल कंप्लीट, 10 साल कंप्लीट, तो ऐसे प्रश्न यूपीएससी कई बार पूछती है। कई बार दोस्तों आता है, पीवाईक्यूज उठा के देख लो, जिस वर्ष उसने पूछा है वो प्रश्न कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई ईयर कंप्लीट हुई है, 10 साल, 20 साल, 50 साल। अभी आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की नहीं, उसकी खोज के। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्कालीन जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल साहब, इनके निर्देशन में 20 सितंबर 1924 को सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की गई थी। और 1924 से लेकर 2024 तक इसके 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए यहां से एक प्रश्न बन सकता है। आपके दिमाग में आएगा कि सर हमने तो पढ़ा था 1921 में दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी, तो ये फिर कैसे हो गया? तो ध्यान से समझना कि ये महानिदेशक के नेतृत्व में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि भाई 1924 में हम इसकी खोज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये 2024 में क्या हो गया? 100 साल कंप्लीट हो गए। सामान्यतः कांस्य युगीन सभ्यता थी जो कि तांबा और टिन के मिश्रण से कांस्य को बनाया जाता था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। मैं मान के चल रहा हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के पार्ट के तौर पे आपने अपने हड़प्पा सभ्यता को बहुत अच्छे से तैयार किया होगा, तो वो चीजें आपको जानकारी मिलती रहेंगी। आगे देखते हैं यहां से कि क्या है अगला पॉइंट आपका यहां पर, कि 2000 से अधिक स्थलों को जैसे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खोजा गया। ये 3 प्रमुख देश हैं जिनमें इनका विस्तार देखने को मिलता है। मुख्य रूप से सिंधु नदी और सरस्वती नदी घाटियों के बीच में खोजे गए क्षेत्र को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों इसलिए इसको कहा जाता है, ध्यान से समझना, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु और उसकी प्रमुख 5 से 6 नदियां जो सहायक थी, उन्हीं के आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब यहां पर देखते हैं हम लोग कि ये तो आपने समझ लिया कि सिंधु और सरस्वती नदी घाटियों के बीच में था। हालांकि इनके 3 डिवीजन होते हैं, जैसे एक प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा काल से पहले की अवस्था जो होती है या इस सभ्यता का प्रारंभिक चरण होता है, फिर परिपक्व हड़प्पा जो कि सभ्यता का नगरीय चरण था और सबसे समृद्ध काल था, फिर एक पोस्ट हड़प्पा होता है, उत्तरवर्ती हड़प्पा जो उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित होता है। हड़प्पा काल की जो कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, वो सबसे पहली थी नगर नियोजन, क्योंकि इनका जो नगर था वो आयताकार ग्रिड पैटर्न पे बसा हुआ था और यहाँ पे सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे समकोण पे काटती थी, यानी एक सड़क ऐसे जा रही है तो एक सड़क ऐसे आ रही है। और इसमें जो भवन बनाए जाते थे वहां पे पक्की ईंटों के प्रयोग किए जाते थे, यानी कि पक्की हुई मिट्टी की जो ईंटें थी उसका प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ सड़कों पर आने वाली जो नालियां थी, जो सभी घरों से जो सीवेज का पानी था, इसकी भी भूमिगत जल निकासी थी, यानी कि जल व्यवस्था भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही इनका जो नगर था वो दुर्गीकृत है, यानी कि किले से घिरा हुआ होता है, जिसको पश्चिमी और पूर्वी दुर्गीकृत के रूप में हम लोग जानते हैं। बड़े बड़े अन्नागार, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार मिलता है, बहुमंजिला इमारतें, ये सभी कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया नगर स्थापत्य। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर विश्व में सबसे पहले कपास की खेती के प्रमाण देखने को मिले, पूरे विश्व में सबसे पहले, इसीलिए कपास को भारत का देशज पौधा भी कहा जाता है। इसमें अगर आप देखोगे गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, मसूर, चना, तिल आदि सबकी खेती देखने को लिए, और खेती के लिए जो आपके जो हल होती है, हल से जुते हुए खेतों के जो साक्ष्य मिले हैं, जो आपके लकड़ी के फाल वाले हल से देखने को मिले। वहीं जानवर भी देखने को मिले, जैसे बैल, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर, कुत्ते, बिल्ली, कुबड़ वाले, ये सभी, और हाथी और गैंडे से भी परिचित थे। ध्यान देना कि वो लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन फिर भी घोड़े के साक्ष्य देखने को मिले अस्थियों के।
शिल्प की बात करेंगे, जो शिल्प कला थी इनकी वो क्या क्या थी दोस्तों, तो जैसे आप देखो कि कताई करना यानी कि बुनाई करना, नाव बनाना, मुहर बनाना, टेराकोटा जो मिट्टी के खिलौने होते हैं, कुम्हार का चाक, स्वर्णकारी, मनका बनाना, ये सभी चीजों को बनाने वो संपन्न थे। जैसे अगर आप देखोगे तो कार्नेलियन कार्नेलियन जो सुंदर लाल रंग का पत्थर होता था, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, इन सभी स्वर्ण जैसी धातुओं से भी वो लोग परिचित थे। ज्यादातर जो इनकी मोहरें होती थी वो सेलखड़ी से बनी हुई देखने को मिलती थी। मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, ताबीज बनाने के लिए या फिर पहचान के रूप में शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। हड़प्पा वासी लोहे से परिचित नहीं थे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और साथ ही साथ ये लोग घोड़े से भी परिचित नहीं थे। इसी तरीके से आगे अगर हम देखते हैं इनकी कला क्या थी, तो देखिए ये लोग कांसे की ढलाई के लिए लुप्त मोम यानी कि लॉस्ट वैक्स विधि का प्रयोग करते थे। और इसमें ये इस तकनीक में उसके उदाहरण जैसे आप देखोगे तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो डांसिंग गर्ल के रूप में जानी जाती है, जो हड़प्पा सभ्यता की बहुत फेमस मानी जाती है, ये किससे बनी थी, तो कांसे से बनी थी, लेकिन लॉस्ट वैक्स पैटर्न से बनी थी, जो कि एक त्रिभंग मुद्रा के अंतर्गत मानी जाती। वहीं पत्थर की मूर्तियों में मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति की पहचान की गई एक पुजारी के रूप में। आप देखोगे आधा उसका शरीर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे चेहरे पे उसके क्या दाढ़ी बनाई गई है इस तरीके से। तो ये भी मूर्ति सेलखड़ी से बनी हुई है, लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। साथ ही साथ इसमें मातृ देवी यानी कि जो मातृ देवी है वो मिलती थी, सींग वाले देवता का मुखौटा, खिलौना, ये सभी भी देखने को मिलते थे। व्यापार की बात करें तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लोगों को मेलुहा कहा जाता था, जो दो मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्रों, दिलमन जो कि बहरीन में था, माकन जो कि मकरान तट का भी उल्लेख देखने को मिलता है। मुख्य रूप से लोग निर्यात करते थे अनाजों का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तनों का निर्यात करते थे। आयात ये लोग पतले तांबे और कीमती पत्थरों का आयात भी करते थे। धर्म और संस्कृति की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तो धर्म और संस्कृति में जो मुहर पर अंकित एक योगी मुद्रा में बैठे पुरुष देवता जिसको पशुपति या आद्य शिव तथा टेराकोटा की मूर्तियों पर उत्कीर्ण मातृ देवी की पूजा मुख्य रूप से करते थे। और यहाँ पे लिंग पूजा, प्रकृति पूजा, ये सभी मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर मंदिर के अवशेष नहीं मिले। इवन कि भारत में आपको जो मंदिर के अवशेष मिलने शुरू होंगे वो गुप्त काल से प्रारंभ होंगे। इसका मतलब पाषाण काल, हड़प्पा काल, वैदिक काल, बौद्ध काल, इन सभी में, इवन की मौर्य काल वगैरह में भी आपको मंदिर के अवशेष देखने को नहीं मिलेंगे, गुप्त काल से ही शुरू होंगे। हालांकि लोग प्रकृति की पूजा भी करते थे, जैसे आपको वृक्षों में आप पीपल के वृक्ष देख सकते हो, पशुओं की पूजा करते थे। तो ये सभी इनकी पूजा करने की पद्धति थी। और इनकी जो लिपि होती थी, हालांकि वो उनकी लिपि चित्रात्मक है, यानी कि चित्रों के माध्यम से कुछ लिखने का प्रयास किया गया है, जिसको अभी तक पढ़ा तो नहीं गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो पंक्ति जो है, एक पंक्ति दाएं से बाएं लिखी गई है, फिर दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी गई है। और इस पद्धति को बेस्ट्रोफेडन शैली भी कहा जाता है। क्या कहता है? इस पद्धति को बेस्ट्रोफेडन शैली भी कहते हैं, जिसमें एक पंक्ति दाएं से बाएं, दूसरी बाएं से दाएं लिखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हड़प्पा सभ्यता समय। ये कुछ इसके प्रमुख जो है कि स्थल हैं, लेकिन इसमें आपको ये याद रखना, पड़ता बेट अभी हाल ही में 2024 में जो साउथ इंडिया की यूनिवर्सिटी के तेलंगाना के साथ रिसर्चर थे या फिर कर्नाटका के, वहां के लोगों ने पड़ता बेट की जो खोज की है, और ये माना गया कि पड़ता बेट आपका किससे संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्थल हो सकता है। चलते हैं लोथल की बात कर लेते हैं अभी। तो देखिए लोथल की अगर हम बात करें, इसको भारत सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दी जा रही है, मंजूरी दे दी गई है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत का मतलब हो गया कि भारत के इतिहास में कब कब समुद्र की विरासत महत्वपूर्ण रही है। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता को ही पकड़ लो, तो वहां पे आपको डॉकयार्ड देखने को मिलता है लोथल में, और भी अलग अलग परंपराओं में आपको देखने को मिला। चोल काल में जो है कि आपने बंगाल की खाड़ी में समुद्री विरासत को देखा, और अलग अलग युगों में भी इसकी विरासत देखने को मिलती है। उन सभी विरासतों का एक संग्रहालय के रूप में यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है, समुद्री विरासत के रूप में। जैसे पत्तन हो गया, पोत परिवहन हो गया, जलमार्ग राज मंत्रालय या जलमार्ग मंत्रालय, इनके द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में सागरमाला कार्यक्रम के तहत इसको विकसित किया जा रहा है। पहली बात कि जो लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद स्थापित किया जा रहा है, ये सागरमाला कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत एस्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है। तो ये दो बातें याद रखनी होगी। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि लोथल का ऐतिहासिक महत्व, तो भैया खंभात की खाड़ी के पास ये भोगावो या भोगवा नदी और साबरमती नदियों के बीच में स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता जब भी हम पढ़ते तो उसमें कहते हैं ना कि भोगवा नदी के तट पे हमें लोथल देखने को मिलता है। और यहां पर विश्व के सबसे प्रमुख या सबसे पुराने मानव निर्मित गोदी बाड़ा या डॉकयार्ड देखने को मिलता है, इसको बंदरगाह भी कह देते हैं। तो एक ये विरासत देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहें, तो जैसे
समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पे विश्व में सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना, क्या कहा जा रहा है, विश्व में सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है ये, जिसमें विश्व स्तर के लाइट हाउस संग्रहालय देखने को मिलेंगे, तटीय राज्य पवेलियन देखने को मिलेंगे, समुद्री थीम वाला इको रिसोर्ट देखने को मिलेगा। तो काफी कुछ इसमें परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं, कहीं ना कहीं टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब भारत में समुद्री विरासत ऐसी कौन कौन सी देखने को मिलती है, तो पहली, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोथल के माध्यम से ही मेसोपोटामिया के द्वारा, मतलब लोथल के द्वारा मेसोपोटामिया के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे, यानी उस समय भी हमारे यहाँ समुद्र का महत्व था। समुद्री गतिविधियों का सबसे पहला उल्लेख आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। मगध साम्राज्य की नौसेना भी विश्व के इतिहास में दर्ज पहली नौसेना जो समुद्री नौसेना थी। सातवाहन राजवंश की बात करें तो वो जहाजों के प्रतीक वाले सिक्के जारी करने वाले पहले भारतीय शासक थे, यानी उनके सिक्कों पर जहाजों का अंकन देखने को मिलता था, जिससे पता चलता था कि वो समुद्र के मार्ग को कितना प्रमुख रूप से मानते थे कि ताकि जहाजों का संचालन आसानी से किया जा सके। गुप्त राजवंश में अगर आप देखोगे तो पूर्वी और पश्चिमी तटों पर कई बंदरगाह देखने को मिलते हैं, जैसे मुजरिस हो गया, इस तरीके के तोंडी हो गया, ऐसे बंदरगाह देखने को भी मिलते हैं। साथ ही साथ मराठा वंश में देखोगे तो शिवाजी के नेतृत्व में मराठा नौसेना ने 40 वर्षों तक पुर्तगालियों और अंग्रेजों को रोक कर रखा, यानी मराठा नौसेना ने भी क्या किया, इसको प्रमुख बल दिया था। जैसे विजय दुर्ग के किले हो गए, सिंधु दुर्ग के किले हो गए, जो पश्चिमी घाट पर तटीय क्षेत्रों में स्थित है। दक्षिण भारत के कुछ और भी राजवंश थे, जैसे चोल साम्राज्य की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ इनके समुद्री व्यापार देखने को मिलते हैं। पांड्य में अगर हम देखें तो मोती के व्यवसाय के लिए बहुत फेमस थे। चेर की बात करें तो यूनानियों और रोमनों के साथ व्यापार हुआ, मानसूनी हवाओं का प्रयोग किया गया। तो कहने का मतलब है कि समुद्री स्तर की जो विरासत है, इन सभी का अंकन वहां पे किया जाएगा, इन सभी का प्रदर्शन वहां पे किया जाएगा, और ये चीजें जो है कि बेहतर हमारे लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं सुर्खियों में रहे अन्य स्थल। जैसे गोवा के एक मॉक्सी गांव में चट्टानों पर नक्काशी प्राप्त हुई, जो कि नवपाषाण काल के संबंध में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गोवा के मॉक्सी गांव में चट्टानों पर नक्काशी नवपाषाण कालीन जो है कि प्राप्त की है। ये माना जा रहा है कि ये चट्टानें आज से 20 साल पहले जारमे नदी के सूखे तल के पास मेटा बेसाल्ट चट्टान में पाई गई है। तो देखो, बेसाल्टिक चट्टान से तो निर्मित हुआ ही है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, तो ये बेसाल्टिक रहेगा, जिसमें जेबू, बैल, मृग जैसे जीवों के कुछ पदचिन्ह वगैरह देखने को मिले हैं। लेकिन अब ये जो नवपाषाण काल पे जो चट्टानों पे जो नक्काशी है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और आ जाता है कि भारत के कुछ प्रागैतिहासिक शैल चित्र भी, शैल मतलब चट्टान, चट्टानों पर जो शैल चित्र हैं। तो अगर हम बात करें उच्च पुरापाषाण काल की, मतलब पुरापाषाण काल की बात करेंगे, लेकिन उच्च पुरापाषाण, जिसमें सबसे पुराने शैल चित्र इसी काल के मिलते हैं, जो कि इस समय यष्टि यानी कि छड़ी नुमा मानव आकृतियों के अलावा बाइसन, हाथी, बाघ जैसे जीवों की जो आकृतियां थी वो भी उत्कृष्ट थी। अब यहाँ पे छड़ी नुमा का मतलब हो गया कुछ इस तरीके से, ऐसे करके जो आज हम लोग बना लेते हैं, ऐसे एक व्यक्ति का चित्र बना दिया, ऐसे एक महिला का चित्र बना दिया, तो ये हमारा जो है कि क्या कहलाता था, पुराने शैल चित्रों में जो यष्टि यानी कि छड़ी नुमा माना जाता था, जिसमें चित्र एक रेखा में होते थे। भीमबेटका और ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश, ये दो प्रमुख ऐसे स्थल हैं जो हमारे प्राचीन उच्च पुरापाषाण काल की शैल चित्रों को दिखाते हैं। भित्ति चित्रकला नहीं है, शैल चित्रकला है। मध्य पाषाण काल की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर्वाधिक संख्या में प्राचीन शैल चित्र इसी काल में प्राप्त हुए। दोनों में अंतर समझो, सबसे पुराने शैल चित्र तो प्राप्त हुए उच्च पुरापाषाण काल में, लेकिन सबसे अधिक जो प्राप्त हुए वो मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए, जिसमें मानव दृश्यों की प्रधानता थी, यानी कि मानव के जो शिकारी जीवन का दृश्य था या फिर जो है कि किसी प्रेम प्रसंग का दृश्य था, ये सभी देखने को मिलता है। जैसे समूह में शिकार करना, सामुदायिक नृत्य करना, आयोजन करना, उल्लास करना, ये सभी चीज। जानवरों को प्राकृतिक शैली में, मनुष्यों को शैलीगत तरीके से चित्रित किया गया था, जैसे पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में और आदमगढ़ की पहाड़ियां, ये सभी मध्य प्रदेश में ही हैं। ऐसे ही नवपाषाण काल या जो ताम्रपाषाण काल में हम लोग प्रवेश कर रहे थे, तो मृत भांडों और धातु के उपकरणों को दर्शाया गया है, जिसमें जीवंतता और आत्मीयता का अभाव देखा गया है पहले के चित्रों की अपेक्षा, और इसमें सफेद और लाल रंगों का प्रयोग अधिक हुआ, जैसे हेमेटाइट और चूना पत्थर को पीस कर तैयार किया गया। पुरुषों को इसमें अधिक साहसी, जानवरों को अधिक वयस्क और प्रभावशाली दिखाया गया है, जैसे चंबल का चित्र हो गया, दैमाबाद चित्र हो गया, ये सभी चित्र आते हैं। श्री काकुलम क्या है मेरे दोस्त? अगर बात करें तो जो इतिहासकार हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं, विरासत के संरक्षण के लोग जो हैं, वो लोग श्री काकुलम जो आंध्र प्रदेश में भूली हुई विरासत की प्रतिष्ठा को फिर से बहाल करने के लिए प्रयासरत हैं। देखा जाए तो इसका जो संबंध है वो कलिंग साम्राज्य के हिस्से के रूप में इसका संबंध है, और बाद में यह जो कलिंग साम्राज्य के अंतर्गत होने के बाद
गजपति शासकों के अधीन आ गया। वेंगी के पूर्वी चालुक्यों ने भी इस पे शासन किया और काकतीय और विजयनगर साम्राज्य के अधीन भी ये रह चुका है। लेकिन अब यहां से बात आती है कि कलिंग राजवंश के बारे में अगर हमने इस शब्द का प्रयोग किया है तो कलिंग राजवंश कहां कहां विकसित था, तो देखिए इसका विस्तार ओडिशा और आंध्र प्रदेश के हिस्से में था। कलिंग युद्ध जो कि मौर्य विजय के अंतर्गत 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जहां सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन इतना रक्तपात हुआ, इतने लोगों की नृशंस हत्या की गई कि उस युद्ध के दौरान जो क्रूरता हुई थी उसे देखकर अशोक ने तुरंत बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा के मार्ग का पालन करना शुरू कर दिया कि अब मैं अहिंसात्मक रहूंगा, अब मैं किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं करूंगा। हालांकि कलिंग वंश के जो कुछ प्रमुख शासक हुए थे, जैसे खारवेल को आप देख सकते हो, जो यहाँ का प्रमुख शासक था, और इसने जैन धर्म को सांस्कृतिक संरक्षण भी दिया, गुफाओं भी दी इसको रहने के लिए, उदयगिरी और खंडगिरी के निर्माण की, और हाथी गुम्फा अभिलेख भी इनसे संबंधित है। उदयगिरी और खंडगिरी की अगर गुफाओं की बात करें तो ये उदयगिरी और खंडगिरी दो पहाड़ियां हैं जिनका उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में कुमारी पर्वत के रूप में किया गया है। तो ध्यान से समझना कि उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों को हम कुमारी पर्वत के रूप में भी जानते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख के अंतर्गत, और ये उसी कुमारी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इन जो गुफाओं का मतलब कि ये जो निर्माण हुआ था उदयगिरी खंडगिरी पे, तो ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व में जो कि मेघवाहन वंश के राजा खारवेल ने जैन भिक्षुओं के लिए किया था। तो राजा खारवेल किस वंश से सम्मिलित हो गए? मेघवाहन वंश से हो गए। और उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध होती हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख की जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। तो ये हो गया तेलंगाना, और ये सब फड़ीगिरी आप पढ़ सकते हो। बावी कोंडा मठ की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे कि बजट की कमी के चलते ही बावी कोंडा स्थल का रखरखाव और मरम्मत का कार्य बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है। ये इसको अब डेवलप किया जा रहा है स्वदेश दर्शन योजना के तहत। आंध्र प्रदेश में सालीहुंडम थोलकांडा इस तरीके से पूरा एक नाम है जिसको बौद्ध सर्किट का हिस्सा बनाया गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अगर आप देखोगे बौद्ध सर्किट के अंतर्गत सालीहुंडम हो गया, थोलकोंडा हो गया, बावी कोंडा हो गया, बोज्जन कोंडा, अमरावती, अनूपु, इन सभी को मिला के बौद्ध सर्किट का विस्तार किया जा रहा है स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत। तो बावी कोंडा क्या है? एक बौद्धों का मठ है जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास स्थित है। और बावी कोंडा का मतलब होता है कुओं की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? कुएं की पहाड़ी। और कई कुएं थे यहाँ पे जो वर्षा का जल जमा हो जाता था, यानी वर्षा के जल का संचयन करने पर भी बल देते थे। और इसमें ही एक थेरवाद यानी जो हीनयान का बौद्ध धर्म है, बौद्ध परिसर है, जिसमें महास्तूप, आचार्य विहार, चैत्यगिरी, बुद्ध पदमंच और मन्नत स्तूप जैसी संरचनाएं भी देखने को मिलती हैं। तो अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो हमारा पर्सनैलिटी है, यानी इसमें जो हमारे 4-5 मुख्य रूप से जो पर्सनैलिटीज है इनको हम लोग कवर करेंगे। लेकिन अब हमारा टोटल 90 पेज यानी कि 85 पेज की पूरी करंट अफेयर्स है, जिसमें 35 पेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चिंता मत करिएगा, 2 क्लास या 3 क्लास मैक्सिमम और आएंगी इसकी। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि 2 क्लास में इसको निपटा दूं अगले, क्योंकि आज ये सेकंड क्लास थी और कल आपको मॉर्निंग में इकोनॉमी की क्लास मिल जाएगी। साथ ही साथ आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार से करंट अफेयर्स PT 365 हिंदी मीडियम में पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। आप चाहे तो चेक कर सकते हो, खंगाल सकते हो, कहीं इस तरीके से डिटेल एनालिसिस के साथ कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो अगर आप रेगुलर चाहते हो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पढ़ना, तो यहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल को और वहां से आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।